आदमी कब तक सहन करेगा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रुकवा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि सरकार इस कानून को रोके, किसानों से बात करे और फिर हमारे पास में लेके बताए कि क्या करने वाले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लोगों पे हमदर्दी आ गई, सुप्रीम कोर्ट को लोगों से बहुत ज्यादा परेशानी होगी, भाई क्या चल रहा है, और ये सरकार सोई रही है, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्यों हुआ है। जिसके पास ज्यादा लोग चुन के आने के बाद में हम करें सो कायदा, जो वो करेंगे वही कायदा देश का है, ये हो रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बात को गौर करना है कि हम जब बंटते हैं, हमारा बंटवारा होता है, हमारे जो वोट तकसीम हो जाते हैं, तो सरकार उनकी बनती है। और जब सरकार उनकी बनती है तो पूरे देश की हुकूमत का मामला आप देख रहा है, किसी पे इंक्वायरी चल रही, किसी पे इनकम टैक्स लगा दिया, किसी पे पुलिस लगा दी, किसी पे ईडी लगा दी, किसी पे सीबीआई लगा दी। व्यापारी तंग हो गए, किसान तंग हो गए, देश का आम आदमी तंग हो गया। टीवी को पकड़ लिया हाथ में और कुछ चैनल को खरीद करके टीआरपी बोगस शुरू कर दी, तो लोगों को लग रहा है टीवी पे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक देश की राजनीति कैसे मोड़ ले रही है। करने के लिए आगे आएगा, आगे रहा है, आगे भी आएगा। और हमारा नुकसान हम कर देंगे, हमारे घर को हम अंगार लगा देंगे और फिर बोलेंगे साहब ये तो गलती हो गई, ये क्या हो गया। उसको सुधारने के लिए 5 साल निकल जाते हैं। एक बार गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए 5 साल निकल जाते, और 5 साल में जो नुकसान होता है उस नुकसान की मरम्मत करने के लिए और 10 साल निकल जाते हैं। ये आप थोड़ा सा संजीदगी से सोचिए। काम है, कुछ हुए हैं, कुछ बाकी होंगे। काम कभी रुकने वाले काम तो चलते रहेंगे। आज का काम कल होगा, कल का काम 2 साल में हो सकता है। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम किस काम की हमारी इस लोकशाही, किस काम की हमारी जमहूरियत, किस काम की हमारा ये सब माहौल और जलसा और ये हमारा सत्कार किस काम का है। जब वक्त पे हम अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसका फायदा किसका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये हम इन चीजों को थोड़ा गौर से सोचने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते पे अगला कदम उठाना चाहते हैं। कहना हमारा काम है, फैसला आपको करना है। कहना हमारा काम है, फैसला आपको करना है। और देश के एक बहादुर लोग जो लड़ रहे हैं देश के लिए, मैं सलाम करता हूं किसानों को, सलाम करता हूं जवानों को, सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने हिम्मत से आगे होकर डट के मुकाबला उस सरकार का किया है, जिन्होंने देश को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से ऐसे कुछ चीजें की है जिससे वजह से बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ है। और अभी लोगों के समझ की बाहर बातें गई है और लोग आज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आज माहौल इस देश का हो गया। दोस्तों, आज विकास के कामों की शुरुआत हुई। बेगलुरु नाकी का अस्पताल, जिसके बारे में कहा कि आज इस पूरे एरिया के लिए, खास करके हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए ये जो अस्पताल है बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बहुत बड़ा फायदा ये हॉस्पिटल। एक जमाने में छोटा सा अस्पताल था, आज एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। आज हमने वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन लगाई, सोनोग्राफी मशीन जो लेडीज को देखने के लिए वगैरह तपास करने के लिए सोनोग्राफी मशीन लगाई है। एक्सरे मशीन लगी, उसके साथ में एक्सरे मशीन के साथ में एम्बुलेंस हमने यहाँ पर दे दी है। तो मैंने उस वहाँ पर जिक्र किया कि इस हॉस्पिटल को हम नांदेड़ के सिविल हॉस्पिटल के जैसे बड़ा बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में इस हॉस्पिटल का पूरा फायदा इस एरिया के लिए खास करके हमेशा के लिए होता रहेगा। और जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां इसमें हैं, उसको पूरा करने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता है वो पूरी करेंगे, मदद करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये लोगों की जरूरत है। इस साल भर में आपने देखा कोई कोविड के कारण, कोरोना के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं। साल भर से किसी को मिलना ही मुश्किल हो गया। आज थोड़ा मामला थोड़ा ठीक हुआ है, और थोड़ा ठीक हुआ ऐसे मतलब निकलो आप कहीं भी घूमो ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे, ऐसे ही घूम रहे। अरे भैया, अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, बाद में और भी तकलीफ नहीं बढ़े।
हमारे यहाँ वैक्सीन तो आ गया, इंजेक्शन ले रहे, सब चल रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये मामला पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हमको बहुत सावधानी बरतनी होगी, सब सावधानी के साथ ध्यान देना होगा, वरना जान लेने वाली बीमारी है। ये सिर्फ देश तक नहीं सीमित है, पूरे दुनिया में इस बीमारी का फैलाव हुआ और सब आप देख रहे किस मुश्किल हालात से हम लोग अभी भी गुजर रहे हैं। हालांकि अपना नांदेड़ अभी कंट्रोल में आ गया है, तो अभी टेस्टिंग बाकी है, टेस्टिंग अभी होने की ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके वजह से ये सब काम करना ज़रूरी है। हमारे रहमान सिद्दीकी साहब ने उर्दू घर का जिक्र किया। उर्दू घर बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा मैं कल जाके रिबन काट के कह सकता हूं कि उर्दू घर शुरू हो गया, तो शुरू होना चाहिए ना। उर्दू घर काय के लिए बनाया गया है? सबसे पहली बात है कि उर्दू घर का मतलब यह है कि उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उर्दू सिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये उर्दू घर है। ये कोई शादी खाना नहीं है। शादी खाने अपने 2-4 हो गए हो तो ठीक है, चलते रहेंगे। उर्दू घर कोई शादी खाना नहीं है, इस हॉल में बैठ के लोग शादियां करें, ये उसके लिए नहीं है। उर्दू घर का मतलब है उर्दू पढ़ने के लिए। और मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे वालिद शंकरराव चौहान साहब बेहतरीन उर्दू बोलते थे, लिखते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से हुई थी उनके जमाने। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं और उनसे थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा सीखा हूं मैं। उर्दू बोलना सीखना, पढ़ना तो जानता नहीं हूं और पढ़ना तो जानता ही नहीं हूं क्या है उसमें, तो कम से कम जो भी मैं बोल रहा हूं थोड़ा बहुत हिंदी और हिंदी से थोड़ा बहुत उर्दू जो भी आता है वो देगलू नाकी की देन है मुझको। मैं समझता हूं कि आपने रह के, आपके साथ रह के, आपसे मिलजुल कर जो भी थोड़ा बहुत आता है उसी की बदौलत आता है मेरे को, कि जो आप लोग बोलते सुन लेता हूं। जलसे से सदर मेहमान खुसूस बात जो यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों, एक तो ईदगाह के बारे में, ईदगाह को और भी शानदार करना है। मैंने सत्तार भाई को कहा कि और भी 3-4 एकड़ जमीन वहां पर उपलब्ध है, मुझे बताइए, वो भी जमीन में अक्वायर कर लूंगा। ईदगाह थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, तो मैं कोशिश वो करता हूं। पैसे मैं देने को तैयार हूं। ईदगाह की जमीन और थोड़ी सी बढ़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं तुम्हारे जब ये ईद होती है या जो भी त्योहार होता है, तो नमाज के वक्त मैं कभी कभी जितना मुंबई में जब नांदेड़ में रहता तो आ जाता हूं मैं वहां। तो जमीन अभी मैं देख रहा हूं दिन में दिन लोगों की आबादी बढ़ते जा रही है, जगह ही नहीं वहां पर पूरी हो रही है नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने अभी सत्तार भाई से कहा, सत्तार भाई जरा ध्यान दो, वहां पर 2-4 एकड़ जमीन और मिलती तो और बढ़ा देंगे, पैसा जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। और ईदगाह के लिए थोड़ी बड़ी जगह करेंगे ताकि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए ठीक ठाक वहां पर सुविधा करने की मेरी इच्छा है, ताकि जो बातें मैंने की, पहले तो मैंने जितना भी ईदगाह का ओटा बढ़ा दिया, जितना भी काम किया, तो पिछली बार मैं नहीं करवाया था, जो आपसे यहाँ बोला था मैंने करना। तो वो ईदगाह का डेवलपमेंट ये मेरे दिमाग में है, ताकि वो डेवलपमेंट के लिए पूरी हमारी तरफ से मदद दोस्तों निश्चित तौर पर होगी और ये काम हम करना चाहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात का जिक्र जहाँ सभी ने किया है यहाँ पर, ये तकलीफ वाला हो गया है रास्ता। ट्रैफिक इतना है दिन में कि 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है। मुझे मालूम है कि पूरा रास्ता ये भरा हुआ रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, हमारे बिजनेस वाले भी रास्ते पे ही है। अब मैं क्या शिकायत करूँ किसकी? हमारे बिजनेस रास्ते पे है, हमारे रोड पे गाड़ियाँ रोड पे लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो रही है। हैदराबाद जाने के लिए यही रास्ता है अभी तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक तो समृद्धि महामार्ग हमारा बन गया है, तो समृद्धि महामार्ग हमने कोशिश करके तकरीबन 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपए उसमें लगने वाले हैं और नांदेड़ से औरंगाबाद की दूरी तकरीबन 3 घंटे में पूरी करने का मेरा कोशिश है। ये पूरी नई रास्ता बनेगा, ये पुराने रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं, पूरा रास्ता नया बनेगा। नया जमीन अक्वायर करके सीधा जालना को जोड़ेंगे और जालना जाने के बाद औरंगाबाद तो रास्ता बन ही गया, बुल्ढाने से लेके नागपुर से लेके औरंगाबाद तक रास्ता हो ही गया, आगे वो मुंबई जाएगा, उसी को जालना में जाके रास्ता ये जुड़ जाएगा। तो तकरीबन 7,500 करोड़ 8,000 करोड़ का ये रास्ता है और उसी रास्ते को जोड़कर हमारा ये पुल हमने मंजूर किया है, जिसकी तकरीबन 800 से
900 करोड़ रुपए इसमें खर्चे होने वाले हैं। बाफना से लेके सीधा वाजेगांव तक ये पुल जाएगा, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहेगी, ऊपर के लोग ऊपर से चले जाएंगे और ईदगाह जाना है, शमीम भाई को मिलना है, सत्तर भाई को मिलना है, तो वो भी रास्ता हम छोड़ देंगे। लोगों में क्या परेशानी होगी, सारा ऊपर से जाना पड़े, नीचे कैसे आएंगे? चिंता मत करो, लीडर आएंगे ना, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, लीडर आएंगे। चौहान साहब ने क्या कर दिया, ये पुल बना दिया, देखो आपको कहाँ रास्ता जाने को मिलने वाला है। आपके रास्ते बंद हो गए, ईदगाह बंद हो गया, तुम्हारा खोजा कॉलोनी बंद हो गई, तुम्हारा दिगलू नाका बंद हो गया, कुछ बंद नहीं होने वाला है, कुछ बंद नहीं होने वाला है और किसी का कुछ भी टूटने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा, ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। चौहान साहब ने शुरू कर दिया, देखो फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पुल बिल्कुल बाफना से निकलेगा और सीधा वाजेगांव तक जाएगा, तो पूरी ट्रैफिक बाहर चले जाएगी। और जहां भी ईदगाह का रास्ता है, तुम्हारे ये 2-3 जहां गलियां हैं हमारी, उसको जोड़ने के लिए एग्जिट दे देंगे अलग अलग से, ताकि वो परेशानी ना हो। और नीचे से भी रास्ता रहेगा, ताकि जो नीचे से जाना चाहते हैं इधर एरिया उधर एरिया में, वो भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इसके पीछे पड़ के मैंने उसका भी मंजूरी ली है। और उसके बारे में फ्रूट मार्केट है, इनके लिए कोई ठीक से जगह की ज़रूरत है। जगह नहीं है आज, ये मुझे मालूम है। वो जगह देने के लिए मैं 100% काम में लगा हूँ। आपको शक करने की, लेट तो हो रहा है, मान लो पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से मामला, आप 2-3 बार मैंने आपको जगह 2-3 बताई, आपको पसंद नहीं आई, अब ठीक है जो भी है, तो इनको भी मदद करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं दोस्तों। और इसीलिए ये सब काम नांदेड़ में जो मैंने जिक्र किए, वो काम पूरा करने की हमारी ख्वाहिश है, दिली इच्छा है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 9 बज चुके हैं और मुझे जाना भी है। और तो आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पर मिलकर, कई दिनों के बाद, तकरीबन साल भर के बाद ही ये प्रोग्राम हो रहा है कि कोरोना की वजह से कहीं पर भी प्रोग्राम नहीं लिया, कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम ईद के वक्त में भी हम लोगों ने कहीं पर लोग गए नहीं, नमाज के लिए भी लोगों ने घर से नमाज पढ़ी, मैं समझ रहा हूँ, हटा दिया, ऐसे में क्या करेंगे क्या। तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब मामला ठीक हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से बस ये रोजी रोटी रोग भी बंद हो। साल भर में क्या क्या हुआ, लोगों की नौकरियां गई, रोजी रोटी बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, घूमना फिरना बंद हो गया, व्यापार कम हो गया, बहुत परेशानी से लोग गुजरे हैं, धंधा 50% से भी ज्यादा कम हो गया। इन परेशानियों से सिर्फ हम नहीं, पूरा देश, इसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया में ये सब मामले हुए हैं। और इसीलिए ये बहुत परेशानी का दौर से हम लोग सब गुजरे हुए दोस्तों, इससे आप सब वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ। मैं खुद बीमार था, 15 दिन हॉस्पिटल से मैं ऊपर वाले की दुआ से बाहर निकला, पता नहीं था क्या होने वाला है। तो ये ऐसा मामला है कि बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। लोग अभी भी आ रहे हैं, सब सेल्फी निकालना है, भाई मैं सेल्फी तेरी हो जाएगी यार, मैं तो अभी निकला हूँ हॉस्पिटल से, सुनते नहीं है। अभी भी सेल्फी पड़ी हुई है, अभी भी फोटो निकालना, मैंने बोला रुक जा, अभी 6 महीने रुक जा, बाद में निकाल के सेल्फी। तो ऐसा है, नौजवान बच्चे हैं, अभी भी समझते नहीं है, अभी सेल्फी निकालना चाहते हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा 6-8 महीने रुक जाइए। अभी भी मामला अभी कंट्रोल में आना है, पूरा नहीं आया, 100% नहीं आया, जितना आया सब, अल्लाह सबको अच्छी तबीयत बख्शे, सबके परिवार अच्छे चले और हमारा आम आदमी महफूज रहे, ठीक रहे, उसके घरदार ठीक चले, रोजी रोटी उसको ठीक से मिले, ऐसे ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।